अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते थे। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि वो ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी किसी एक सिंगल एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करे। मीन्स कि अगर बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही प्रोसीड करेगी। अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही प्रोसीड करेगी। इसी तरह अगर वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो सिर्फ वो अपनी मोशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही प्रोसीड करेगी। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन है। सिमिलरली अगर कोई बॉडी एक साथ साइमल्टेनियसली दो एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है, मीन्स कि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव कर रही है और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी टू डायमेंशंस के अंदर मूव कर रही है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली मोशन इन टू डायमेंशन की एक एग्जाम्पल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। सच अ मोशन इन विच बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल theta is greater than 0 degree and less than 90 degree in such a way that it moves with constant horizontal velocity and at the same time it moves freely under the action of gravity। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन डेफिनेशन। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, तो इस तरह हमें इसकी डेफिनेशन भी इजीली समझ में आ जाएगी। अगर स्टूडेंट्स आप इस फिगर को देखें तो देखें, अगर आप इस पॉइंट पे एक बॉल पड़ी है, अगर आप उसको 0 डिग्री पे उस बॉल को पुश करेंगे तो वो बॉल अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस मूव करेगी। अगर आप उस बॉल को हिट करेंगे 90 डिग्री के ऊपर तो वो बॉल अलॉन्ग दी वाई एक्सिस मूव करेगी। लेकिन अगर आप उसको 90 से लेस और 0 से ग्रेटर किसी एंगल के ऊपर जब हिट करेंगे तो वो बॉल इन टू डायमेंशन मूव करेगी। कैसे कि देखिए, जब आप अगर एक बॉल को यहाँ रखें और उसको इस डायरेक्शन में हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बॉल इस तरह से मूव करेगी। मीन्स कि वो आगे भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है। जब बॉल आगे की तरफ मूव करी है मीन्स कि वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस मूव करी है, और जब वो ऊपर की तरफ भी मूव करी है तो इसका मतलब है कि वो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस मूव कर रही है। तो हमने कहा जब हम बॉल को हिट करें एट अ सर्टेन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो तब बॉल क्या करेगी, कोई भी बॉडी क्या करेगी, टू डायमेंशन के अंदर मूव करेगी। अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस भी मूव करेगी और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस भी मूव करेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि जब हमने बॉल को किसी सर्टेन एंगल के ऊपर हिट किया तो वो टू डायमेंशंस के अंदर मूव कर रही है। लेकिन ड्यूरिंग द मोशन बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी तो अप्लाई हो रही होगी, कोई ना कोई फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट तो कर रही होगी ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मूव कर रही है, जब बॉडी की प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उस मोशन के दौरान उस बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। तो देखें, जब ये बॉडी यहाँ से ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली जब कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी तो उसको वापस नीचे लेके आने वाली फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मीन्स यहाँ पे उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अब बॉडी तो देखें इस पोजीशन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, इसको वापस नीचे लेके आ रही है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस एक्ट कर रही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली जब एक बॉडी एयर के अंदर एक सिंपल उसके अंदर मूव कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आप देखेंगे कि उस बॉडी के ऊपर एयर फ्रिक्शन भी तो लगेगी। एयर फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है। अब एयर फ्रिक्शन क्या करेगी, उस बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करेगी। मीन्स के वो उस बॉडी की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो जो एयर फ्रिक्शन होगी वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी, लेकिन अपोजिट टू दी मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करी है तो जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, वो एयर फ्रिक्शन होगी, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट टू दी मोशन ऑफ अ बॉडी होगी। अब जब यहाँ से अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन की बात करें तो आप देखेंगे, अगर आप एक दफ़ा इस बॉल को हिट करेंगे तो यहाँ पे आके गिरेगी। अगर आप दूसरी दफ़ा हिट करेंगे, आप जितनी दफ़ा भी हिट करें बॉल को एक ही पॉइंट से एक से ज़्यादा टाइम हिट करें तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है कि जब आप एक दफ़ा बॉल को हिट करेंगे तो हवा में भी कि बॉल को यहाँ पे ला के फेंक दे, दूसरी दफ़ा में भी हवा की वजह से उस बॉल की डायरेक्शन और हो जाए, तीसरी दफ़ा और हो जाए, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट बार बार चेंज आएगा। एयर फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉल की जो जिस बॉल को आप हिट कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मीन्स आपको हर दफ़ा बॉल इसी पॉइंट पे वापस नहीं मिलेगी, उसकी जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एयर फ्रिक्शन क्या करती है, हमारे रिजल्ट को करती है ख़राब। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ अपनी एक ही फोर्स के साथ कंसर्न रखते हैं और हम लोग एयर फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट।
तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन आपने एक बात याद रखनी है, हमारा जो टोटली कंसर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होगा। एयर फ्रिक्शन के वो हम लोग क्या कर देते हैं, इस केस में निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एयर फ्रिक्शन हमारे रिजल्ट को क्या करती है, ख़राब करती है। अब देखें, जब यहाँ पे हमने कहा कि एयर फ्रिक्शन जो है वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, और फिर हमने कहा कि हम एयर फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट, मीन्स के अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। फोर्स को निगलेक्ट करने का मतलब ये है कि जब फोर्स ही नहीं है तो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो जब हमने कहा हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जो एयर फ्रिक्शन एक्ट कर भी रही थी, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को क्या किया, निगलेक्ट किया। हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलॉन्ग इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, ज़ीरो, एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। जब किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो उसका क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने कहा कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप देखें तो बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मींस के वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक फोर्स है ना, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर कोई ना कोई क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास along the x axis, along the horizontal axis बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है, ज़ीरो, और उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। बट along the y axis, along the vertical axis बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो रही है कि एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि उस बॉडी की वेलोसिटी along the y axis क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हम लोगों ने देखा कि जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। मीन्स कि हर पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो बॉडी की वेलोसिटी है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप्स की। अब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है ऑब्लिक। यहाँ देखें जो मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी टाइप भी समझाती हूँ। अब फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, जिस तरह हमने ये वाली एग्जाम्पल देखी किक्ड बाय अ प्लेयर, कि हम यहाँ पे एक फुटबॉल था, उसको किक किया गया और उसने कौन सी मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन में उसने आगे फर्दर प्रोसीड किया। सिमिलरली एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आप सपोज करें कि आप अपने छत के ऊपर खड़े हैं, किसी सर्टेन हाइट के ऊपर खड़े हैं और आपके हाथ में एक बॉल है। अब उस बॉल को अगर आप यूँ सीधा नीचे फेंकेंगे तो देखें तो वो बॉल एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हाइट के ऊपर से मूव करेगी, ठीक है, मीन्स डायरेक्ट सीधा आएगी नीचे, तो मतलब वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन अगर आप अपने छत पे खड़े हैं और आप अपने माइंड में रखें कि आपके हाथ में बॉल है और आप उसको हॉरिजेंटली यूँ से फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे, तो आप देखेंगे कि वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन, उस बॉडी की जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। जिस तरह अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें तो अगर आप इसको हाफ कर दें, इस वाले एरिया को नेग्लेक्ट करें, यहाँ से आगे देखें तो आप देखेंगे सिमिलरली यही चीज़ वहाँ पे भी आ रही है। तो बॉडी कौन सी मोशन के अंदर है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब बॉडी आगे की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ भी आ रही है। आगे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जा रही है, और नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब वो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस भी अपनी मोशन को लेके चल रही है। तो इसका मतलब बॉडी 2 डायमेंशंस के अंदर मूव कर रही है। अब जिस तरह यहाँ पे आपने बॉडी को एक सर्टेन एंगल के ऊपर लॉन्च किया ना, तो सर्टेन एंगल के ऊपर जब भी आप लॉन्च करेंगे किसी भी बॉडी को और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो वो टाइप होगी कौन सी, ऑब्लिक। उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
और जब आप एक सर्टेन हाइट के ऊपर से बॉडी को ड्रॉप करेंगे इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन तो उसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की जिस तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब देखें मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ देखें आप एक सर्टेन एंगल से, और वो एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री एक बॉडी को लॉन्च करते हैं, ठीक है, और अलोंग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और वो अंडर दी एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो वो कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सिमिलरली जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी वो भी यही है कि सच अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी को हम एक सर्टेन एंगल के ऊपर थ्रो करें इन सच अ वे दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इस तरह के वो कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी से के साथ मूव करे एंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, के वो ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या करे, मूव भी करे। तो यही हमने अभी पढ़ा ना। यहाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ अलॉन्ग दी वाई एक्सिस उसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्यों 0 है, क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, तो फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है, और यही सारी बातें हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे इसकी डेरिवेशंस के अंदर। अब हम आ जाते हैं पाथ के ऊपर। अब ये देखें, ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रही है, इस पाथ को हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ कौन सा फॉलो कर रही है प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्ट्री, और इसकी शेप क्या है, ये जो शेप बन रही है ना, ये शेप होती है पैराबोलिक शेप। जिस तरह आपके पास स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसी तरह पैराबोलिक भी आपके पास एक शेप है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो शेप होती है वो पैराबोलिक शेप होती है। अब जब भी हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा, फिर हम लोग उन वेक्टर्स को रिजॉल्व भी करते हैं। जिस तरह यहाँ देखें, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, तो अब हम लोग इनको क्या करेंगे, रिजॉल्व भी करेंगे। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, उसके वेक्टर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब जब यहाँ देखें बॉल यहाँ थी, अब जब वो बॉल यहाँ आई, मूव करेगी तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएगी ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी आई के साथ, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी के साथ। अब अलॉन्ग दी हॉरिजेंटल, अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम लोग वी आई एक्स कह देते हैं, और इसी तरह जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग दी वर्टिकल डायरेक्शन होगी उसको हम कह देते हैं वी आई वाई। फिर आ जाते हैं फाइनल वेलोसिटी के ऊपर। फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वी के साथ, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी अलॉन्ग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन उसको हम कह देते हैं फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट करते हैं वी एक्स के साथ। सिमिलरली जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी अलॉन्ग दी वर्टिकल डायरेक्शन उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट कर देते हैं वी वाई से। अब हमने ये पीछे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक्स में भी पढ़ा है कि वी एक्स जो होता है वो वी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और जो वी वाई होता है वो वी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ जब हमने एक बॉडी को सर्टेन एंगल के ऊपर लॉन्च किया, उसके बाद ये उसकी आ गई इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और ये आ गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने देखा है कि अलॉन्ग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर, कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन की, और जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। तो अब जब हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसको रिजॉल्व करते हैं, तो देखिए जब हम बॉल इस पॉइंट पे है तो यहाँ जो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो होगी उसकी ये आ गई उसकी हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी, और ये आ गई वर्टिकल वेलोसिटी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ओवरऑल द मोशन, तो ड्यूरिंग द होल मोशन हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम लोगों ने क्या किया, हर पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखा, वी आई वी आई वी आई वी आई। क्यों, क्योंकि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो तो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही, और जबकि उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज। अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वी आई, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी आ गई वी आई, यहाँ भी वी आई, यहाँ भी वी आई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कहीं भी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ देखें इनिशियल वेलोसिटी को हमने लिख दिया वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब देखें हमने यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे
जो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है उसको ज़ीरो लिखा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है? ज़ीरो होती है। ऐसा क्यों होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर जब बॉल आएगी तो वो ना तो आगे को मूव करेगी और ना ही नीचे को मूव करेगी, वो एक लम्हे के लिए इस पॉइंट के ऊपर आके स्टक हो जाएगी। और ये यहाँ पे स्टक होने की वजह से, यहाँ पे रुक जाने की वजह से एक लम्हे के लिए उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे क्या है? सेम। तो यहाँ हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा, वी आई कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉज ऑफ एक्स, और इसी तरह वी आई। तो ये था हमारी वो टर्म्स जो आगे हम लोग डेरिवेशन के अंदर यूज़ करेंगे, और ये आगे इसकी रेजोल्यूशन। अब हम लोग हॉरिजेंटल मोशन के अलोंग इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देन हम लोग इसके वर्टिकल मोशन के अलोंग देखेंगे ये सारे कंपोनेंट। अब जब देखें हमारे पास टू इक्वेशंस, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के दो फार्मूला है ना, एक एस इज इक्वल टू वी टी और दूसरा है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब s इज इक्वल टू वी टी और s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लेकिन अब आपने ये देखना है कि आपने हॉरिजेंटल मोशन के दौरान इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट को, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे? तो यहाँ देखें, अब कॉमन सेंस की बात है कि हमने कहा था कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो क्या है? ज़ीरो। तो हम इन दोनों में से उस फार्मूला को चूज़ करेंगे जिसके अंदर एक्सेलरेशन की प्रेजेंस ना हो। तो वो कौन सा आ गया? ये। अगर आप ये वाला फार्मूला भी लेंगे तो यहाँ देखिए, जब आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये सारा फार्मूला रिड्यूस होकर क्या बच जाएगा? एस इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा ना वापस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। तो हमने हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला ले लिया, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब यहाँ पे जो एस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और हम लोगों ने यहाँ लिखा एस इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इसकी चेंज कर दी है। और जो v है उसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग द हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, क्योंकि उस डायरेक्शन के अलोंग, हॉरिजेंटल मोशन के अलोंग, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो इनिशियल पे होगी वही वेलोसिटी कहाँ पे होगी? फाइनल पे भी होगी। तो यहाँ हमारे पास ये फार्मूला बन गया, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। इसी तरह अब हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी पे आ जाते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, तो वी एक्स इक्वल आ जाएगा वी आई ऑफ एक्स। वी आई एक्स मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अब हम आ जाते हैं हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो हमने देखा था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अलोंग द किसी भी डायरेक्शन के अलोंग, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है किसी भी बॉडी की, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज़ीरो। क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। अब हम लोगों ने जिस तरह हॉरिजेंटल मोशन डिस्कस की, सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं अब वर्टिकल मोशन के ऊपर। तो हम लोग अब वर्टिकल मोशन के अलोंग तो हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है ना, तो हमने फिर ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली। इस इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फार्मूला ले लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी है ये। तो हम लोगों ने लिखा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमने देखा था कि वर्टिकल मोशन के अलोंग हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही थी जिसको हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो थी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ हमने एक्सेलरेशन लिख दी माइनस जी, क्योंकि जो मोशन ग्रेविटी थी वो अगेंस्ट द मोशन थी ना, मोशन जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट थी ना दोनों। अब बॉडी यूँ मूव कर रही थी और ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को वापस अपोजिट डायरेक्शन में नीचे लेके आ रही थी, तो दोनों क्या थी? अपोजिट थी। तो हमने क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हमने माइनस लगा दिया। तो यहाँ जब हम ए की जगह माइनस जी पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर बन गया। इसी तरह अब हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखी, सिमिलरली अब हम वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ए इक्वल है माइनस जी के, वी एफ इक्वल है वी के, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और
वी एफ फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने वी से रिप्रेजेंट किया था और वी आई इक्वल है वी आई वाई के, क्योंकि वी आई वाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग अलॉन्ग दी वाई एक्सिस बात कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, वी एफ की जगह वी आई की जगह वी आई वाई और जी की ए की जगह माइनस जी, तो हमारे पास आ गया ए वी इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी है, तो मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, माइनस जी के। जो हमने पीछे रीज़न देखा था सेम वही रीज़न यहाँ पे भी है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी की मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में थी और ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ रही थी, तो वो बॉडी के मोशन के क्या थे, ऑपोजिट थी। इस वजह से हम लोगों ने ग्रेविटी के साथ क्या लगा दिया, नेगेटिव का साइन। अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास इस तरह थी ना, तो हम लोग उसकी मैक्सिमम हाइट देखेंगे कि इस पॉइंट तक उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट क्या थी, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होता है वो होती है रेंज, हम उसकी रेंज चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसका वो चेक करेंगे। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए उसको क्या टाइम लगा, हम वो भी चेक करेंगे। और अब हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को क्या करना है, डिराइव। सबसे पहले हम लोग टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, वर्टिकल वेलोसिटी वाला। वर्टिकल वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट की थी, हमने वो यहाँ पे यूज़ की, v इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0, और वी आई वाई इक्वल है वी आई साइन ऑफ थीटा के। तो v हमने क्या लिख दिया, 0, और वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। अब जी टी को जब हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, टी को यहीं रखेंगे तो टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ गया, और वो किसके इक्वल है, वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी के। अब हम लोग आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू रिटर्न टू द ग्राउंड। अब आप देखें हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ना, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम। अब हमने पहले टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट किया था ना, तो हमने डेफिनेशन से देखा कि जितना टाइम इसको यहाँ मैक्सिमम हाइट तक आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस नीचे जाने में भी लगेगा। तो मतलब यहाँ तक जो हमने टाइम फाइंड आउट किया है और यहाँ तक जो टाइम हम लोग अभी फाइंड आउट होल टाइम फाइंड आउट करेंगे, ये टाइम और ये टाइम क्या आ जाएगा, सम। मतलब कि देखें यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम टी था और यहाँ से वापस नीचे आने में जो टाइम टी लगेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज इक्वल टू टी प्लस टी इज इक्वल टू 2t। तो अभी जो आपने t फाइंड आउट किया वो क्या आया था, वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ आ गया टी प्लस टी 2t के इक्वल, और t आ गया वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिराइव किए थे। तो मैक्सिमम हाइट पे आ जाते हैं, s इज इक्वल टू वी आई बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों ने इसको हाइट ले लिया h मैक्सिमम, और वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और यहाँ जो हम लोग t लेंगे। अब देखें एक टाइम तो हमारे पास ये आया था ना टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, और एक हमारे पास टाइम आया था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग अभी फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग टाइम कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमें मैक्सिमम हाइट तक आने में लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा टाइम करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वाला, ये वाला टाइम हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो हमने t की जगह क्या पुट करेंगे, वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। वी नॉट या वी आई आप कुछ भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट और वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस हाफ जी वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी होल स्क्वायर। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, एक जी दूसरे जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर ली, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं
कि रेंज क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज। अब देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन कवर करेगा, ये देखें ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम लोग कहते हैं वो क्या है, उस प्रोजेक्टाइल की रेंज है। तो इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। अभी जैसे कि हमने कहा भी कि क्या है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, S इज इक्वल टू V0x इंटू टी। अब S को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया R से, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेंज, और V0 ऑफ X को हमने लिख लिया V0 कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पे हम लोग जो टाइम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ से यहाँ तक बॉडी आई है, तो यहाँ तक जो प्रॉपर टाइम है वो कौन सा टाइम आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग यहाँ पे T यूज़ करेंगे 2V0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई G। तो R इज इक्वल टू V0 cos of theta into 2V0 sin of theta divided by G V0 square 2 sin theta cos theta। अब 2 sin theta cos theta क्या है, ये एक आइडेंटिटी है जो sin theta इज इक्वल टू 2 sin theta cos of theta के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 sin of theta, sin 2 theta सॉरी 2 sin theta cos theta इज इक्वल टू sin 2 theta। ये एक आइडेंटिटी है जो हमने यहाँ पे यूज़ की। तो आ गया R इज इक्वल टू V0 स्क्वेयर sin 2 theta डिवाइडेड बाई G। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम रेंज की। अब हमने अभी बात की थी ना रेंज की, हमने रेंज क्या कहा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। तो ये देखें हमने डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बॉडीज़ को लॉन्च किया, एक हमने 20 डिग्री 30 डिग्री 45 60 70 डिफरेंट एंगल के ऊपर लॉन्च किया, लेकिन हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो रेंज हमें मिल रही है वो कौन से एंगल पे मिल रही है, 45 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम रेंज तब मिलेगी जब थीटा इक्वल होगा 45 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पे जब साइन थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करते हैं तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई G। तो 2 इंटू 45 क्या आ गया 90, तो साइन 90 इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज जो होगी वो V0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई G के इक्वल आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।